अस्सलामुअलैकुम नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम अबनूस नावल की 5वीं किस्त पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी देर के। मरियम को जब होश आया वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। इसने अपने एक हाथ से अपने चकराते सर को पकड़ा, दूसरे हाथ के सहारे से उठकर बैठी। खुद को संभालते हुए इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। वो एक बड़े से कमरे में मौजूद थी। इसने आस-पास दीवारों पर देखा तो इसके खौफ में इजाफा हुआ। दीवारों पर स्याह रंग से की गई पेंटिंग इन्हीं शख्स में से एक शख्स की थी जो मरियम को यहाँ लेकर आए थे। एक जैसी मुशाबत रखने की वजह से वो पहचान ना पाई कि ये कौन से वाला शख्स है। बाकी 2 दीवारें स्याह रंग से भरी हुई थी। मरियम लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी। इसकी हल्की हल्की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। वो चलते हुए इस बड़े से कमरे के दरमियान आकर खड़ी हुई। इसे यूं एहसास हुआ जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हो। इसने खौफ से अपने पीछे मुड़कर देखा तो इसके पांव तले से ज़मीन निकली। वही स्याह लिबास वाला शख्स मरियम की तरफ रुख किए साकित खड़ा था। मरियम के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। इस शख्स ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए सरगोशी की। मरियम का वजूद लर्जने लगा। इसने अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रख लिया। वो शख्स चेहरे पर हुडी लिए खड़ा था। आंखें ढकी होने की बावजूद वो मरियम को जैसे देख रहा था, इसकी हरकत को नोट कर रहा था। मरियम को लगा जैसे वो इंसान नहीं, कोई जिन या कोई साया हो। कौन? उस शख्स खुश्क होंठों पर ज़बान फेरती बमुश्किल बोल पाई। टिक टिक टिक। वो एक एक कदम उठाता इसके करीब आ रहा था। इसके कदमों की आवाज़ इस बंद कमरे में गूंज रही थी। मरियम एक एक कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। खौफ से इसकी सब्ज़ आंखों में लालगी आ चुकी थी। मरियम दीवार के साथ लगी। इसने बेसाख्ता अपने पीछे दीवार की तरफ देखा और जब सामने देखा तो वो शख्स बिल्कुल इसके करीब खड़ा था, इतना कि इसकी गर्म सांसें मरियम अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैरी, इसकी सरगोशी पर मरियम ने अपनी आंखें सख्ती से भींच ली। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर अनाइज़ा ने तेज़ी से डायरी को अपने पीछे छुपाया। कमरे में रोहान दाखिल हुआ था। अनाइज़ा मुंह खोले हैरत से इसे देखने लगी। आज वो पहली बार खुद इसके पास आया था। रोहान सब्ज़ आंखें झुकाए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसका रुख अनाइज़ा की तरफ था। कैसे आना हुआ? वो बेरुखी से बोली। रेस्टोरेंट चलें? वो नज़रें झुकाए बमुश्किल बोला था। अपने धड़कते दिल को वो कैसे काबू कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। अनाइज़ा को लगा वो कोई ख्वाब देख रहा हो। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? वो खुशी से सोफे से उठी। रोहान ने सहमी हुई नज़रें उठाकर अनाइज़ा की चमकती आंखों को देखा। इसे वो आंखें बहुत दिलकश लग रही थी। बताओ ना, क्या तुम सच कह रहे हो? वो चमकती आंखों से इसे देखती हुई इसके करीब आई। रोहान का दिल पहले से बहुत तेज़ धड़कने लगा था, मगर अपने डर पर काबू पाते हुए इस बार पीछे नहीं हटा था और वहीं खड़ा रहा। हाँ, इसने अनाइज़ा की तरफ देखे बगैर कहा। थैंक यू सो मच, आज बहुत खुश हूँ। अनाइज़ा ने हंसते हुए रोहान के गाल खींचे और गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। रोहान मुंह बसोरते हुए जाती हुई अनाइज़ा को देखने लगा। मैं कोई बच्चा हूँ ना? इसने एक तरफ चेहरे को झटका। अनाइज़ा सुर्ख रंग के पाँव तक आते लॉन्ग फ्रॉक पहने कमरे से बाहर निकली। इसने स्याह चादर अपने कंधों के गिर्द लपेटी हुई थी। रोहान लाउंज में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था जब वो सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। वो पहली बार अनाइज़ा को पलके झपके बगैर देख रहा था। आज वो इसे मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनाइज़ा इसके पास आकर खड़ी हुई। इसने नोट कर लिया रोहान इसे किस तरह देख रहा है। चलें? इसने रोहान के करीब आकर कहा। रोहान इतना ही बोल पाया और बाहर की जानिब चलने लगा। अकीला किचन से बाहर निकल रही थी जब इसकी नज़र रोहान और इसके साथ सजी सवरी अनाइज़ा पर पड़ी। अकीला हैरत से रोहान को आराम से इसके साथ जाता हुआ देखकर हैरान हुई। इसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात थे। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोहान की हिफाजत की दुआ करने लगी। कुछ दिनों से स्नोफॉलिंग भी बंद थी, मगर रात के वक्त हल्की हल्की शुरू हो जाती। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे, जिस वजह से स्नोफॉलिंग अभी शुरू ही हुई थी। रोहान और अनाइज़ा गाड़ी के पास आकर खड़े हुए। अनाइज़ा ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठने लगी जब इसने परेशान चेहरे के साथ खड़े रोहान को देखा। क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहे? वो मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रोहान ये कहकर
मज़ीद परेशान होने लगा। क्या? अनायज़ा का हैरत से मुंह खुला। रूहान ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। अच्छा तुम इधर आकर बैठो, वो कहती हुई खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गई। रूहान खामोशी से चलते हुए सीट पर आकर बैठा। अनायज़ा ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी गेट से बाहर निकाली। मुझे तो यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं, तुम बताओ कहाँ जाना है? अनायज़ा ने गाड़ी में डेरा जमाई हुई खामोशी को तोड़ा। मैं कभी बाहर नहीं गया, रूहान ने कहकर खिड़की से बाहर देखा। अनायज़ा के लिए ये दूसरा झटका था। वो आंखें खोले इसे देखने लगी, मगर रूहान ने इसकी तरफ रुख ना किया। चलें फिर मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट का भी पता चल जाएगा। चूँकि रूहान का घर शहर से कुछ फासले पर था, जहाँ आसपास जंगल था और दूर दूर तक कोई घर ना था। दुर्दाना बेगम ने ये घर सिर्फ रूहान के लिए ख़रीदा था, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को देखकर रूहान पुरसुकून रहे। यहाँ से लोगों का गुजर ना हो और रूहान पुरसुकून रहे। गाड़ी जैसे ही आबादी में दाखिल हुई, रूहान की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, मगर वो ये बात अनायज़ा को शो नहीं करना चाहता था। अनायज़ा ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी और रूहान की तरफ देखा। रूहान ने मुस्बत सर हिलाया और दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही रूहान को लगा जैसे सभी लोग इसकी तरफ देख रहे हों। वो मज़ीद घबराने लगा। ओह मैं अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल आई हूँ, तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। अनायज़ा बाहर की गेट की तरफ बढ़ गई। जब 3 लड़के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए रूहान के पास आए। लुक एट हिम, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़, एक लड़के ने रूहान की तरफ देखते हुए कहा। वाकई ये तो इतना खूबसूरत है कि मेरी नीयत ख़राब हो गई है, दूसरे लड़के ने कहा तो तीनों ने कहका लगाया। रूहान का जिस्म कांपने लगा। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। इसने एक नज़र बाहर के दरवाजे की तरफ देखा कि कब अनायज़ा आएगी। एक लड़का रूहान के करीब आकर बोला। इसने रूहान के कान में कहा। रूहान बाहर की तरफ भागा और वो लड़के भी इसके पीछे भाग पड़े। रूहान भागता हुआ गाड़ी के पास आ रहा था जब वो अनायज़ा से टकरा गया। रूहान का पूरा जिस्म कांप रहा था। अनायज़ा को इसकी हालत देखकर झटका लगा। रूहान क्या हुआ? रूहान इन लड़कों की तरफ इशारा किया जो भागते हुए रूहान और अनायज़ा के करीब आकर खड़े हो गए थे। हु आर यू गाइस? अनायज़ा ने इन्हें घूरते हुए पूछा। हे गिव दिस बॉय टू अस, इनमें से एक ने कहा। वाई डू यू लुक लाइक हिज फादर? अनायज़ा ने गुस्से से कहा। इस लड़के ने जैकेट के अंदर से गन निकाली। अनायज़ा ने रूहान का कपकपाता हुआ हाथ मजबूती से थामा। रूहान ने सहमी हुई नज़रों से अनायज़ा की तरफ देखा और इसके हाथ में अपने हाथ की गिरफ्त सख्त कर ली। नाउ गिव दिस बॉय टू अस, इस लड़के ने अपनी बात दोहराई। रूहान भागो। अनायज़ा इसका हाथ पकड़े रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगी। रूहान भी इसके साथ भागने लगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेल्प अस, वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। अनायज़ा के अचानक अमल पर इन लड़कों को समझ ना आया कि ये क्या हो रहा है और वो खड़े इन दोनों को भागते हुए देख रहे थे। रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद सिक्योरिटी फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ी। सिक्योरिटी को देखकर वो लड़के भागे और मिनटों में ही हवा हो गए। रूहान लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसकी आंखें बंद हो रही थी। अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर गया। रूहान, अनायज़ा घुटनों के बाल बैठकर इसका चेहरा तपतपाने लगी। रूहान, आंखें बंद नहीं करना प्लीज़, हम अभी घर चलते हैं। हाँ सब ठीक हो जाएगा। इसको शदीद पछतावा हो रहा था। रूहान को बाहर लाकर इसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रूहान को गाड़ी में लिटाया और गाड़ी स्टार्ट की। फुल स्पीड से ड्राइव करते 15 मिनट बाद वो गाड़ी घर के सामने रुकी। शफीक ने दरवाज़ा खोला। जल्दी इधर आओ, रूहान को उठाकर कमरे तक छोड़ो। अनायज़ा गाड़ी से बाहर निकली। क्या हुआ रूहान बाबा को? शफीक भागता हुआ गाड़ी के पास आया। सवाल जवाब नहीं करो, रूहान को कमरे तक पहुंचाओ। शफीक ने रूहान को उठाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अनायज़ा
गाड़ी पार्क करके तेज़ कदमों से घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। वो कमरे में पहुंची तो शफीक के साथ अकीला भी कमरे में मौजूद थी। बेगम साहिबा, मैंने आपको रोका भी था मगर आप नहीं रुकी। अब नतीजा देख लिया ना, क्या हालत हो गई है रोहान बाबा की। अकीला की आंखें भर आईं। अनाइज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो अपनी ज़ात के लिए रोहान की ज़ात को तकलीफ़ पहुंचा चुकी थी। अनाइज़ा रोहान की तरफ बेड पर आकर बैठी और दराज खोल कर फोबिया की टैबलेट्स निकालने लगी। रोहान का जिस्म भी अभी तक कांप रहा था। इतनी ठंड के बावजूद इसकी कनपटियाँ पसीने से भीग चुकी थी। अनाइज़ा ने इसे टैबलेट्स खिलाई। अकीला और शफीक कमरे से बाहर निकल गए। अनाइज़ा बेड के दूसरी साइड पर आकर लेटी। इसका रुख रोहान की तरफ था। टैबलेट्स के ज़रिए असर रोहान परसकून तारी होने लगा। आई एम सॉरी रेहान, आइंदा कभी किसी बात के लिए तंग नहीं करूँगी, अनाइज़ा ने दुखी लहजे से कहा। रोहान ने इसकी बात का जवाब ना दिया और खामोशी से लेटा रहा। अनाइज़ा रोहान की तरफ कमर करके लेटी। आंसुओं की लड़ियाँ इसकी आंखों से बहने लगी। क्या रिश्ता था ये जिसमें ना मोहब्बत थी ना कोई खुशी। कैसे गुजार पाएगी वो अपनी तमाम उम्र इस बराए-नाम रिश्ते के साथ। ये सोच आते ही वो अपनी सिसकियों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी रोहान को मालूम हो गया कि वो रो रही है। दिल की हालत को बर्दाश्त ना करते हुए रोहान के आंसू भी गाल भिगोने लगे। क्या था वो, क्या मकसद था इसका दुनिया में। ना वो अनाइज़ा से मोहब्बत कर सकता था, ना वो इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। शायद वो कभी एक अच्छे शौहर साबित ना हो पाएगा। ये सब सोच सोच कर रोहान की तकलीफ ज़दा दिल में मज़ीद ठेसें उठने लगी। रात लेट तक जागने के सबब वो दोनों सुबह देर से उठे थे। इन दोनों की आंखों का हाल रात की हालत बयान कर रहा था, मगर दोनों ने ही एक बार भी एक दूसरे से नज़रें ना मिलाई थी। दोपहर का वक्त था। अनाइज़ा बार बार अपने पापा को कॉल मिला रही थी, मगर आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वो परेशान होने लगी। आखिर अपनी मर्ज़ी की जगह पे आने के बाद भी अब क्या वजह थी जो इसके पापा ने इससे एक बार भी राब्ता ना किया। अनाइज़ा को अचानक डायरी का ख्याल आया। ओह, वो तो मैं कल रात गेस्ट रूम में ही भूल गई थी। खुद कलामी करते हुए जल्दी से उठी और गेस्ट रूम में पहुंची। डायरी अभी भी सोफे पर ही पड़ी थी। अनाइज़ा ने शुक्र अदा किया डायरी अकीला या शफीक के हाथ नहीं लगी। इसने बैठकर डायरी खोली। वो इसी सफ़े पर बंद थी। माजी। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? कौन हो तुम? मरियम सिसकती हुई आवाज़ में इससे सवाल कर रही थी। इस शख्स ने एक हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से हुडी को हटाया। इसे देखकर मरियम के पांव तले से ज़मीन निकली। राहील? वो आंखें फाड़े इसे देख रही थी। डेवल, राहील नहीं डेवल, इसने मरियम की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। क्या मतलब है? और तुम मुझे इतने दिनों से खौफज़दा कर रहे थे, मुझे अगवा किया, अरसम को मारा, ये तुम थे? वो सिसकने लगी। डेवल ने इसके होंठों पर उंगली रखी। मरियम सहम गई। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अरसम का नाम ना सुनूं, इसने सरगोशी की। मरियम को कहीं से भी राहील नहीं लग रहा था। कहाँ वो राहील जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता था, सबसे मजाक करता था, और कहाँ ये राहील जो इसको खौफनाक हुलिये में इसके सामने मौजूद था। मौजूद कोई दूसरी खौफनाक मखलूक ही लग रहा था। क्यों किया ये तुमने सब? मरियम ने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा। तुम्हें पाने के लिए। इसने मरियम की कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किया। क्या? मरियम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपना आप डेवल से छुड़वाने लगी। राहील, तुम होश में तो हो? और छोड़ो मुझे। वो सख्त मज़ामत करने लगी। कहा ना राहील नहीं हूँ मैं। वो चेहरे पर नगवारी लाते हुए मरियम की आंखों में देखकर बोला। मरियम को इससे फिर से खौफ आने लगा। डेवल नाम है मेरा, डेवल, इसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। मरियम सहमी हुई आंखों से इसे देख रही थी। क्या नाम है मेरा, बोलो, इसने अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ते हुए आहिस्ता से कहा। मरियम को इस वक्त वो कोई जिन ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। मरियम खामोश रही। बोलो, डेवल ने इसकी कमर में गिरफ्त को सख्त किया। डेवल, मरियम से इसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
डेविल ने अपना चेहरा मरियम के करीब किया। मरियम ने खौफ से आंखें बंद कर ली। इसने मरियम के कान के साथ अपने होंठ लगाए। और तुम मैरी, सिर्फ डेविल की मैरी, ये कहकर इसने मरियम के कान की लो को अपने दांतों से दबाया। मरियम के मुंह से सिसकी निकली तो डेविल के होंठों पर पुरकशिश मुस्कुराहट रूनुमा हुई। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरी बीवी बनकर। इसने मरियम को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया। मरियम अभी भी सख्त की हालत में वहीं खड़ी थी। वो तो अरसम के निकाह में थी। फिर क्या मतलब था इसका? कहीं वो अरसम की जान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिसकते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मौला बख्श गाड़ी लेकर आया था तो अपने सामने अरसम और दुर्दाना बेगम को ज़ख्मी पाया। वो भागता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। बेगम साहिबा, क्या हुआ है आपको? इसने दुर्दाना बेगम का चेहरा थपथपाया। छोटे साहब जी, वो भागता हुआ अरसम के पास आया। इसने सड़क पर फैला हुआ खून देखा तो मज़ीद परेशान हुआ। इसने अरसम और दुर्दाना बेगम को गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी का रुख किया। दोनों ख़ानदान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो शदीद परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन सब की तो किसी से दुश्मनी बिना थी। सफ़िया बेगम तब से रोए जा रही थी क्योंकि इनकी बेटी गायब थी। चची जान मत रोए, मरियम मिल जाएगी। राहिल ने सफ़िया बेगम को हौसला देना चाहा। अरे कैसे ना रोऊं अरसम, और दुर्दाना की हालत देखो तुम। चची जान, अल्लाह सब खैर करेगा। सफ़िया बेगम के साथ बैठी शहजादी ने रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ ली थी। इसे मेहंदी की रात वाली वो बात याद आ रही थी जब मरियम ने इसे बताया था कि कोई है जो इसे डराता है, इसे तंग करता है। मगर शहजादी ने इस बात को संजीदा ना लिया। अब इसे सख्त पछतावा हो रहा था। ये बात सबको बता देनी चाहिए थी। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और बेटा कैसे हैं? कमाल साहब ने पूछा। मरीज़ा को होश आ चुका है। इनकी बस सर पर चोट लगी थी और परेशानी की कोई बात नहीं। और मेरा बेटा, इसके सर में कोई तेज़ छुरी जैसी चीज़ लगी है। ज़ख्म बहुत गहरा है। खून भी काफ़ी हद तक बह चुका है। आप में से जिसका खून मैच कर गया, इसे मरीज़ को खून देना होगा। डॉक्टर, मैं दूंगा खून। मेरा और अरसम भाई का एक ही ब्लड ग्रुप है। राहील खड़ा होकर बोला। ठीक है, आप कमरे में चलिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कब तक होश आ जाएगा? कमाल साहब की आंखें भरने लगी। बस दुआ कीजिए, डॉक्टर कहता हुआ वापस कमरे में चला गया। राहील भी इसके पीछे पीछे चल दिया। ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। अल्लाह सब खैर करेगा। जमाल साहब ने कमाल को हौसला दिया। कमाल और सफ़िया बेगम, दुर्दाना कैसी हो तुम? कमाल साहब ने इसके पास बैठकर पूछा। मरियम, वो सरगोशी में बोली। क्या हुआ मेरी बच्ची को? दुर्दाना, कहाँ है वो? सफ़िया बेगम बोली। 3 आदमी थे, मरियम को ले गए। इन्होंने कहा कहकर लंबा सांस गए। क्या? लेकिन कहाँ? नहीं मालूम। पेशेंट से ज़्यादा बात मत करें। कमरे में नर्स दाखिल हुई। सफ़िया बेगम रोते हुए कमरे से बाहर आ गई और कमाल साहब इनके पास ही रहे। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। एक नई किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।